हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। आप सभी का स्टडी विद अजय पर स्वागत है। आज का एक वीडियो जो है UPSSC के द्वारा जो विज्ञापन निकाला गया है स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला मुख्य परीक्षा के लिए, उससे संबंधित ये सारा वीडियो रहने वाला है। और इस वीडियो में सारी जो डिटेल्स है इसकी, उस पर हम सभी यहाँ चर्चा करने वाले हैं कि इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, इसके लिए जो योग्यता होगी वह योग्यता क्या होगी। इसके अलावा इसमें जो संविदाकर्मी जो पहले से ANM के रूप में काम कर रहे हैं उनको कितने यहाँ पर प्लस पॉइंट प्लस उनको नंबर यहाँ मिलेंगे, ठीक है, उस पर हम बात करेंगे। और जो संविदाकर्मी हैं उनके लिए अधिकतम एज क्या होगी, और बाकी जो फ्रेशर्स हैं जो नए सीधे आवेदन करेंगे उनके लिए यहाँ पर कितना जो है अधिकतम आयु सीमा यहाँ पर रहने वाली है, और इसकी जो शैक्षणिक योग्यता है वह क्या रहने वाली है, और इसमें आप क्या क्या संशोधन आप कर सकते हैं। अगर आपने पैड 2023 दिया हुआ है और पैड 2023 में कुछ गलतियां अगर आपसे हो गई हैं भरने में, तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी डिटेल्स हैं जिसमें आप यहाँ पर एडिट उसको कर सकते हैं। तो इस सारी चीज़ों को लेकर ये पूरा वीडियो यहाँ पर रहने वाला है, और उम्मीद है ये सारा जो वीडियो रहेगा आपके जितने भी कन्फ्यूजन होंगे, जितने भी जिज्ञासाएँ होंगी, उन सभी को यहाँ निश्चित रूप से पूरा करेगा। तो वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का यहाँ पर फॉर्म निकला हुआ है, और ये सिर्फ महिलाओं के लिए है, ठीक है, महिला के लिए। इसके अलावा ये जो विज्ञापन जारी किया गया है UPSSC के द्वारा, उसकी जो तारीख है 14 अक्टूबर को ये जारी हो चुका है। और आपके जो फॉर्म भरने चालू होंगे तो आप 28 तारीख से, इसी महीने की 28 तारीख से आप फॉर्म यहाँ से भर सकते हैं, ठीक है। और फॉर्म भरने की जो आखिरी तिथि है, फॉर्म भरने की आखिरी तिथि है 27 नवंबर। तो 27 नवंबर तक आप फॉर्म को यहाँ पर भर सकते हैं। इसके अलावा जब फॉर्म आप भर देंगे तो उसकी जो फ़ीस है उसका पेमेंट जो करना है, फ़ीस जमा करना है, तो फ़ीस जमा करने की जो आखिरी तारीख है वह 4 दिसंबर यहाँ पर रखी गई है। यहाँ पर पेपर की अभी यहाँ कोई तिथि यहाँ पर नहीं बताई गई है। अब हम बात करते हैं आगे पूरे विज्ञापन पर, जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन सभी पर हम यहाँ चर्चा करेंगे। ये तो तारीख की बात हो गई है कि विज्ञापन कब से यहाँ पर भरना आपका चालू हो जाएगा और कब तक आपका ये फॉर्म भरा जाएगा। इसके अलावा कई जो क्वेश्चंस अभ्यर्थियों के मन में आते हैं कि क्या पैड 2022 इसमें लिया जाएगा, तो हम आपको बता दें कि 2022 वाला जो पैड है वह किसी भी तरीके से यहाँ लागू नहीं होगा, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि पैड की जो वैलिडिटी है वह सिर्फ 1 साल के लिए होती है। और स्पष्ट रूप से इसमें भी यहाँ लिखा हुआ है कि अभ्यर्थियों की जो शॉर्ट लिस्टिंग होगी उनकी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023, ठीक है। तो स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि पैड 2023 के स्कोर के आधार पर ही जो नॉर्मलाइज स्कोर आपका होगा उसी के आधार पर आपका यहाँ पर जो है लिस्ट यहाँ बनाई जाएगी। इसके अलावा एक चीज़ और इसमें स्पष्ट यहाँ दी हुई है कि प्राथमिक अर्हता परीक्षा 2023 में वास्तविक स्कोर अथवा नॉर्मलाइज स्कोर में 0 या उससे कम नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। तो ऐसे जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिनने 0 नंबर जिनका आया है या जिनके नंबर माइनस में आए हैं, उन सभी को यहाँ बिल्कुल भी लिस्ट में शामिल यहाँ नहीं किया जाएगा, तो वो लोग आवेदन ना करें। तो अब बात करते हैं आगे कि इसकी शैक्षिक अर्हता क्या होने वाली है, आयु सीमा इसकी क्या रहने वाली है। तो माइनस वाले जो अभ्यर्थी हैं जिनके माइनस में नंबर हैं वो इसमें आवेदन यहाँ पर नहीं करेंगे, और बाकी जिनके 0 से ऊपर नंबर हैं, वो चाहे 1 नंबर हो चाहे 2 नंबर हो, वो सारे लोग यहाँ से अप्लाई अपना कर सकते हैं। तो इसके अलावा देखिए इसमें क्या क्या आपको, जैसे ही आप आवेदन करेंगे तो आवेदन में जब आप रजिस्ट्रेशन पर जाएंगे तो जैसे ही आप इसमें लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करते समय आपको चीज़ें वहाँ पर भरी हुई दिखाई देंगी, जैसे आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, ये सारी डिटेल, आपका निवास संबंधी डिटेल, श्रेणी, EWS वगैरह, क्षेत्रीय आरक्षण कोई है, जन्मतिथि, लिंग, वैवाहिक स्थिति, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से ऑटोमेटिक यहाँ से भरी हुई दिखाई देंगी। अभी हम आपको आगे बताएंगे कि आप किन किन चीज़ों में यहाँ से चेंजेस आप कर सकते हैं। अगर आपके पैड में गलत कोई डिटेल भर गई थी तो उसको आप कौन कौन सी चीज़ों को यहाँ से आप आगे चेंज उसमें कर सकते हैं। तो देखिए अब कौन कौन सी चीज़ों में आप संशोधन कर सकते हैं, इसको आप देख लीजिए। आप जब फॉर्म भरेंगे तो आप अपने नाम की वर्तनी में गलती, अगर आपकी स्पेलिंग गलत है, आपके नाम की स्पेलिंग कोई गलत है, तो उसको आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पिताजी का नाम
पति का नाम इसमें कोई गलती है तो यहाँ से आप उसको संशोधित कर सकते हैं। पत्राचार का पता आपका जो है उसको आप बदल सकते हैं, जो एड्रेस है आपका उसको आप चेंज यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य जो व्यक्तिगत विवरण हैं, जैसे आपने EWS कैटेगरी भरी हुई है और इसके अलावा आप जो है क्षैतिज आरक्षण की श्रेणी में DEF, एक्स सर्विसमैन, फिजिकली हैंडीकैप्ड, विकलांग का अगर आपने कोटा उसमें कुल सेलेक्ट कर दिया है या उत्कृष्ट खिलाड़ी का आपने कोटा सेलेक्ट कर दिया है तो इन सारी चीज़ों को आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। गलती से अगर आपसे फिजिकली हैंडीकैप्ड वहाँ पर सिलेक्ट हो गया है, EWS सेलेक्ट हो गया है तो इन सारी चीज़ों को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा जाति की श्रेणी आपका जनरल, SC, ST, OBC, अगर कोई इसमें भी गलती हो गई है, पैट का फॉर्म भरते टाइम आपसे OBC सिलेक्ट हो गया है जनरल की जगह, जनरल OBC है और आपसे जनरल सेलेक्ट हो गया, तो जो भी आपकी श्रेणी है उसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल भी आपको यहाँ से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लिंग यानी जेंडर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर गलती से मेल फीमेल में आपका कोई डिस्टर्ब हो गया है भरने में तो उसको आप यहाँ से सही कर सकते हैं। इसके बाद आवेदन में अनिवार्य अधिमानी अर्हता संबंधी दर्ज किया गया विवरण, जो भी इस परीक्षा के लिए ज़रूरी है वो सारी चीज़ें वहाँ पर अगर कोई चीज़ गलत भर गई थी उसको आप यहाँ पर सुधार उसका कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनको लेकर आप परेशान ना हो। अगर इनमें से कोई भी गलती आपसे हो गई थी पैट 2023 वाले फॉर्म में और आपको टेंशन हो कि सही होगा कि नहीं, तो आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना। ये सारी चीज़ें आप यहाँ से एडिट उसको कर सकते हैं। इसके बाद आगे और इसमें देखते हैं आगे, तो अब आगे बात करेंगे पदों के बारे में कि कितने पद इसमें हैं। तो देखिए पदों के बारे में 2 प्रकार के पद इसमें आपको दिखाई देंगे। पहला जो पद है वह परिवार कल्याण महानिदेशालय उत्तर प्रदेश के द्वारा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, महिला सामान्य चयन, ठीक है। 2 प्रकार के चयन यहाँ बताए गए हैं, एक सामान्य चयन है और एक यहाँ पर विशेष चयन यहाँ पर कैटेगरी रखी गई है। 2 कैटेगरी यहाँ पर रखी गई है, ठीक। तो इसमें जो अनारक्षित के पद हैं जन सामान्य वालों के 2399 पद यहाँ पर हैं और इसके अलावा अनुसूचित जाति के 435 यहाँ पद हैं, 435। SC के 10 पद सिर्फ यहाँ हैं। OBC और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC के यहाँ पर 1559 पद हैं और EWS के 489। कुल मिलाकर जो पद हैं वो 4892 पद यहाँ पर हैं। इसके अलावा जो विशेष चयन वाले हैं, इनमें विशेष चयन वाले में सिर्फ SC कैटेगरी के 380 हैं, बाकी इसमें कोई पद यहाँ पर नहीं है। और जो कुल पदों की संख्या है वह आप यहाँ देख सकते हैं 5272 जो कुल पद हैं, उन कुल पदों पर यहाँ पर सिलेक्शन या का जो प्रक्रिया है परीक्षा आपकी यहाँ पर कराई जाएगी। ये तो हो गया पदों के बारे में, कुल कितने पद हैं, 5272 कुल पद हैं और कैटेगरी वाइज पूरा आपको बता दिया है किसमें कितना यहाँ पर पद आपका रहने वाला है। अब यहाँ देखेंगे शैक्षिक अर्हता, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास कौन सी डिग्री होगी तब आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो इसके लिए देखिए अनिवार्य जो शैक्षिक अर्हता है उस पर हम यहाँ अब चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इसमें देखिएगा अनिवार्य शैक्षिक अर्हता में कि जो 2 प्रकार की इसमें आपसे क्वालिफिकेशंस मांगी गई हैं। सबसे पहले तो अभ्यर्थी ने माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा, तो आपके पास जो इंटरमीडिएट परीक्षा है या उसके समकक्ष जो है आपने कोई डिग्री यहाँ पर कर रखी हो, या तो इंटर हो या उसके समकक्ष कोई आपने परीक्षा उत्तीर्ण की हो। इसके अलावा आपके पास देखिए भारतीय परिचर्या परिषद के संनियमों के अनुसार 1 वर्ष 6 माह यानी 1.5 साल और 2 साल का सहायक नर्सेज एंड मिडवाइस ANM प्रशिक्षण, या तो आपने ANM का कोर्स किया हुआ हो पहले से, ठीक है, 2 साल का, या आपने 1.5 साल का किया है अगर, तो उसके साथ जो है प्रसूति से संबंधित 6 माह का प्रशिक्षण आपके पास होना चाहिए, यानी 2 साल का दोनों की स्थिति में हो जाएगा। ये सफलतापूर्वक अवश्य पूर्ण किया हो, जो उत्तर प्रदेश नर्सेज एंड मिडवाइफ काउंसिलिंग लखनऊ में विधिवत पंजीकृत हो। तो ये जो रजिस्टर्ड जो आपका संस्थान है वहाँ से अगर आपने ANM का कोर्स किया हुआ है तो आप यहाँ फॉर्म यहाँ भर सकते हैं। इसके साथ जो योग्यता है वह आपकी 12th होना चाहिए। 12th आपका किसी भी विषय से यहाँ पर माना जाएगा। इसके अलावा अब हम देखते हैं आगे अब बात करेंगे कि कुछ अभ्यर्थी कुछ ऐसे होंगे जो पहले से ही इसमें काम कर रहे हैं, तो उन्हें क्या यहाँ पर छूट मिलेगी उसको हम यहाँ देखेंगे। क्या उन्हें सरकार की तरफ से यहाँ इस में जो है छूट मिलेगी, नंबर में उन्हें छूट मिलेगी, आयु में छूट मिलेगी, तो क्या उनके लिए है उसको देखते हैं। तो अधिमानी अर्हता है, देखिए अधिमानी जो अर्हताएँ हैं
इसमें आपको क्या है कि बराबर पर अगर आपका नंबर आता है तो यहाँ पर कुछ आपको यहाँ नंबर कुछ नहीं मिलेगा। अधिमानी जो अर्हता है ये अगर आपके पास न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा हो, प्रादेशिक सेना में राष्ट्रीय कैडेट को भी प्रमाण पत्र हो, ये सारी चीज़ें होंगी। लेकिन इसमें आपको कोई भी नंबर एक्स्ट्रा यहाँ पर नहीं दिया जाता है। ये कब तब काम आता है जब 2 लोगों के बराबर नंबर आएंगे तो वहाँ पर आपको यहाँ प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसके बाद बात करें कि जितने भी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो पहले से ही इसमें संविदा के रूप में काम कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर क्या प्रावधान है, तो उसको अब देख लेते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप इसमें देखिएगा स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है का नंबर पॉइंट में कि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता पुरुष और स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला के पदों पर सीधी भर्ती समय समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश समूहिका के पदों पर सीधी भर्ती रीति व नियमावली 2015 के अनुसरण में की जाएगी। ये नियमावली की बात है, किस तरीके से उसको किया जाता है। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश में संविदा के आधार पर सहायक नर्स मिडवाइफ यानी ANM, ठीक है, ANM के रूप में कार्यरत व्यक्ति को अधिकतम 15 अंकों का, देखिए ज़रा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 15 अंकों के अध्ययन निम्नलिखित रीति में अधिमानी अंक यहाँ प्रदान किए जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी ANM का जो है अभी काम कर रहे हैं संविदा पर उन सभी को यहाँ पर 15 अंक यहाँ पर आपको यहाँ दिए जाएंगे मुख्य परीक्षा में आपको अलग से। ये संविदा के आधार पर पूर्ण की गई सेवा के प्रथम वर्ष के लिए 3 अंक, प्रथम वर्ष के लिए 3 अंक, और इसी प्रकार से अगर आप आगे सेवाएं इसमें अगले के वर्ष करते जाएंगे तो 3-3 अंक आपको ऐड यहाँ पर होते जाएंगे। 1 साल के 3 अंक आपको ऐड हो जाएंगे और अधिकतम आपको 15 अंक यहाँ पर दिए जाएंगे। 15 अंक आपको यहाँ पर क्या होंगे, मुख्य परीक्षा के लिए मिलेंगे, जो कि आपको मालूम है कि मुख्य परीक्षा में 1-1 अंकों की काफ़ी अहमियत होती है। अगर आपको 15 अंक यहाँ से मिल जाते हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ा बोनस यहाँ से हो जाएगा। आपने जितने साल काम किया हुआ है 1 साल का यहाँ से आपको 3 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आयु में भी आपको छूट मिलेगी। अगर आप संविदा पर हैं तो उसके बारे में छूट आपको मिलेगी, उसके बारे में हम यहाँ पर आगे आपसे चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए आयु की अगर आप बात करें, तो सबके लिए आयु कितनी है, सभी जो फ्रेशर्स यहाँ भरेंगे उनके लिए जो आयु है वह है, देखिए 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो। अगर जो भी कैंडिडेट है वो 18 न्यूनतम आयु है, 18 से लेकर 40, कितना 18 से 40, मिनिमम 18 और अधिकतम 40। इसके अलावा जो कैटेगरी वाइज छूट मिलती है वो अलग से मिलेगी। और अगर आप संविदा के रूप में यहाँ काम कर रहे हैं तो आपको अधिकतम यहाँ 5 साल की छूट मिल जाएगी। और अगर मान लीजिए आपने 3 साल संविदा पर काम किया हुआ है तो 3 साल की छूट यहाँ मिल जाएगी, आप 43 साल तक भर सकते हैं। जनरल कैटेगरी में बात करें अगर आपने 4 साल काम किया हुआ है तो 44 साल तक आप जनरल कैटेगरी में भी हैं तो आप भर सकते हैं। बाकी अगर OBC में, SC में जो भी आपका आरक्षण लगेगा उसमें प्लस 1-2 जितने साल आपने काम किया है उतना साल आप ऐड हो जाएगा। इसमें स्पष्ट रूप से ये लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है कि सीधी भर्ती के लिए उन्हें पात्रता योग्य बनाने जाने हेतु अधिकतम 5 वर्ष के अध्ययन उतनी पूर्ण की गई सेवा जितने वे संविदा के आधार पर किए हों तक अधिक होगी। यानी जितने वर्ष आपने संविदा पर काम किया हुआ है वह आपके जो पहले जो आपको छूट मिलती है उसमें उतनी एज और ऐड हो जाएगी। ऐसे कि हमने बता दिया है जनरल में अगर आप हैं तो जनरल की जो अधिकतम आयु है वह 40 साल है, लेकिन अगर आपने 2 साल संविदा पर काम कर रखा है तो आपको 42 साल तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आयु की यहाँ पर बात हो गई है। अब हम बात करेंगे पाठ्यक्रम की। पाठ्यक्रम के बारे में स्पष्ट रूप से इसमें पूरा एक आदेश लगा हुआ है, 2021 का ये आदेश यहाँ पर लगा हुआ है, इसको आप यहाँ से देख सकते हैं। तो इसमें बात की गई है पाठ्यक्रम की कि पाठ्यक्रम यहाँ पर क्या रहेगा, उससे संबंधित यहाँ पर बताया गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये सचिव का आदेश था, UPSSC के 2021 का ये आदेश है। और इसमें बताया गया है कि विषयगत ज्ञान जो है आपका जो सब्जेक्ट है उसी से संबंधित आपसे यहाँ पर 100 प्रश्न आपसे यहाँ से पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 100 प्रश्न। 100 अंकों की आपसे यहाँ परीक्षा आपसे कराई जाएगी और 100 प्रश्न आपके 100 अंकों के यहाँ पर होंगे। इसके अलावा जो माइनस मार्किंग होगी वह 1/4 अंक की यहाँ माइनस मार्किंग यहाँ पर होगी। यानी 4 प्रश्न अगर आप गलत करते हैं तो 1 प्रश्न आपका वहाँ से कट जाएगा, 1 नंबर वहाँ से आपका कट जाएगा। तो ये माइनस मार्किंग का यहाँ से प्रोसेस हो जाएगा और 100 अंकों की आपकी परीक्षा होगी। टाइम कितना होगा? टाइम 2 घंटा होगा। 2 घंटे में आपको 100 प्रश्नों को हल यहाँ पर
करना है। और विषयगत ज्ञान यानी आपका जो टॉपिक्स है, ये जो ANM का जो है उसी से संबंधित आपसे यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसके टॉपिक कुछ देख लेते हैं, जो बता देते हैं कौन कौन से टॉपिक इसमें रहेंगे। तो स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व पहला पॉइंट है। दूसरा है भारतीय स्वास्थ्य समस्याओं का बाह्य रूप एवं योजनाएं, जो भी योजनाएं हैं उनके बारे में। इसके बाद SC, PSC, CSC और जिला अस्पताल का संगठन, जो भी यूनिट काम करती है स्वास्थ्य विभाग में, उन सभी के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। इसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर जो संस्थाएं काम करती हैं उनके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी होना चाहिए, जैसे WHO है, यूनिसेफ है, UNFPA है, UNDP है, विश्व बैंक, जितनी भी ये संस्थाएं आपको दी हुई हैं इन सभी के बारे में आपको यहाँ से जानकारी होनी चाहिए। संस्थाओं की स्थापना कहाँ हुई है, मुख्यालय कहाँ है, इनका काम क्या है और किस तरीके से काम करती हैं, सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा स्वास्थ्य कार्यकर्ता के कार्य एवं दायित्व के बारे में आपको पता होना चाहिए। ANM के लिए आचार संहिता कोई है तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। समुदाय में लोगों की सलाह देने में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की भूमिका, ये पॉइंट हैं। तो ये सारे पॉइंट आप यहाँ पर देख सकते हैं, इन सभी को आप पढ़ सकते हैं। ये सारी चीज़ें ही आपके पेपर में आएंगी और इससे संबंधित ही 100 प्रश्न आपसे परीक्षा में यहाँ पर पूछे जाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम इसको धीरे धीरे करके स्क्रॉल कर रहे हैं और आप इसको पढ़ते जाइएगा कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको यहाँ पर आना है। तो इसमें 15, 16, 17, 18, 20, 25 टॉपिक यहाँ पर हो गए हैं। 26, 27, 28, 29, 38 टॉपिक यहाँ पर पूरे हैं। 38 टॉपिक हैं जिसमें आप देख सकते हैं गर्भपान के प्रकार और गर्भपात के कारण। तो गर्भपात के प्रकार और गर्भपात के कारण, नवजात की देखभाल, गर्भावस्था की असामान्यताएं, ये पूरी चीज़ें देखिए जो आपका ANM में आपने पढ़ रखा है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पूछी जाएंगी। तो निश्चित रूप से अगर आपने ANM अच्छे से किया हुआ है, कोर्स पढ़ा हुआ है या आप ANM के रूप में काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से आपके लिए ये पेपर अच्छा होगा, क्योंकि ये आपके काम से ही संबंधित है। तो कुछ नॉलेज आपको पहले से होगी और कुछ नॉलेज आप कोई बुक ले लीजिएगा, उसमें से आप यहाँ पर कर लीजिएगा इसकी तैयारी। तो 100 नंबर का ये पेपर रहने वाला है। 1/4 की इसमें माइनस मार्किंग होने वाली है और मैंने बता दिया किन किन चीज़ों में आप यहाँ से एडिट आप कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपकी जो भी जिज्ञासा हैं वो सारी आपको इसमें पूरी हो गई होंगी। क्या क्या आप एडिट कर सकते हैं, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, कौन नहीं भर सकता, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से एकदम क्लियर जो है हो गई होंगी। अब फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म के संबंध में कैसे इसमें रजिस्ट्रेशन अपना करना है, क्या प्रक्रिया इसकी रहेगी, तो जैसे ही 28 तारीख से फॉर्म चालू होगा मैं उसका एक पूरा वीडियो आपके लिए बना दूंगा। आपको कहीं बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं पूरा बता दूंगा किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, किस तरीके से आपको फ़ीस आपकी यहाँ पर जमा होगी, पूरी प्रक्रिया मैं आपको यहाँ पर बता दूँगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही इससे संबंधित कोई महत्वपूर्ण अपडेट आएगी सबसे पहले हम आप सभी के लिए लेकर आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय माता दी।